जब तक आप तालियों का गड़गड़ाहट से हमें एनर्जी देते रहेंगे, हमारा टॉक टाइम जारी रहेगा। तो मेरा निवेदन ये है कि बस यहाँ से कवि सम्मेलन शुरू करते हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई, सिख, खुशियों के सारे गीत गाएं मिलजुल के हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई, सिख, खुशियों के सारे गीत गाएं मिलजुल के। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मुहर्रम, ईद, सारे त्योहार हम मनाएं मिलजुल के। और कवि सम्मेलन की सफलता जो चाहते हैं, कवियों का हौसला बढ़ाएं मिलजुल के। और आज की ये शाम यादगार जो बनाना चाहें, जोरदार तालियां बजाएं मिलजुल के। बस इतनी तालियों में इन सब कवियों के बच्चे पल जाएंगे। बिल्कुल मेरा दावा है, बहुत आनंद आएगा। और जैसा कि आप टीचर, शिक्षक लोग बैठे हैं, मैं भी उसी प्रजाति का एक प्राणी हूं। और हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षकों का ये हाल है, और आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैंने एक स्कूल के छात्र से पूछा, बेटा बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला, सर मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरे बाप ने कहा, तू सीधा घर जाना, घर से स्कूल जाना, कोई किसी से मिले, कहीं जाए, तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मैंने कहा बता बेटा गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला, सर मेरा मुंह मत खुलवाओ, गांव में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पिताजी गांव में झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला, सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। तालियां जोरदार बजना चाहिए। समस्या इधर फंसी पड़ी है। मैंने मास्टर साहब से पूछा कि गुरुजी तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? मैंने मास्टर साहब से पूछा कि बताओ गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? मास्टर साहब बोले, गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा पूज्य मास्टर साहब, गंगा अमरकंटक से नहीं, हिमालय से निकलती है। तब बेरोजगारी पर वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि गुरुजी 2500 रुपए की तनख्वाह में बेटा गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा, गंगा हिमालय से कोई नहीं निकलवा सकता। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और अपन दूसरे की क्या बात करें। मेरा खुद का जोड़ा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ता है। मेरे से बोला, यार पापा आप कहाँ कवि सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो? मेरा अंग्रेजी का पेपर है, कोई आपको निबंध आता हो तो बताओ। सर मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ यादव जी, मैंने अपना पहली से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध से ही कर लिया। हमारे ज़माने में एक ही निबंध आता था। मैंने कहा तू भी लिख। गाय एक उपयोगी पशु है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफ़ेद चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की होती है। बोला, यार पापा ये तो ठीक है, किसी और जानवर पे निबंध आ जाए तो? अबे मैंने कहा कवि का लड़का है, तेरे में इतनी अकल होना चाहिए। गाय का नाम हटाना, उस जानवर का नाम चिपका देना। तीसरे दिन जब पेपर दे के आया और मैं घर पहुंचा, मैंने कहा कोई बेटा पेपर हो गया? बोले पापा हो गया। मैंने कहा निबंध आया था? वो बोला आया था। निबंध गाय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। तालियां जोरदार बजना चाहिए। अबे मैंने कहा तूने क्या लिख दिया? बोला लिख दिया बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। दीपक भैया कमाल तो जब हो गया, लिखा है कि बाप घास खाते हैं। अगर बात यहीं तक होती तो ठीक, आगे वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। समस्या यहाँ फंसी पड़ी है कि एक बात वो ऐसी लिखा है जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी। वो ये लिखा है कि बाप सुबह शाम 2 लीटर दूध भी देते। समस्या इधर फंसी पड़ी है। ये हमारे आधुनिक बच्चों का मैथमेटिक्स, उनका IQ लेवल है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका में बना 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। शादीशुदा होने का दर्द कि जिस दिन से पड़ गया हूँ शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूँ शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूँ किस्मत पे अकेले में। तालियां तो अब बजाना। अच्छा ये वो लोग हैं जिनने अभी तक है ना इस विषय का एग्जाम भी नहीं दिया है, खुश बड़े हो रहे हैं। वो खुश इसलिए हो रहे हैं कि आगे सब शादीशुदा बैठे हैं। कि जिस दिन से पड़ गया हूँ शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूँ किस्मत पे अकेले में। और बेगम हमारी देखो AC में सो रही है, सागर मियाँ पड़े हैं भैंसों के तबेले में। और अगर
अगर इसी बात को मफतलाल जी हम हिंदी में कहें तो हिंदी में यूं कहेंगे कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घरवाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला, लेकिन क्या है कुछ एक तो आपको मैं बता नहीं सकता कि संचालक होना इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना। चाहे वो घर का हो चाहे कवि सम्मेलन का हो, इतना प्रेशर रहता है, इधर से प्रेशर, मुझे पढ़वाओ, मुझे जाना है, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मैं समस्या ये नहीं आती तो पता मैं क्या करता। लेकिन चूंकि मैं हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है कि माँ ने मुझे इतना नवाज दिया है। फिर से मैं बात करता हूँ, देखिए मैं तो केवल 4 पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ कि खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। सुबह शाम बजता हूँ बिना सुर ताल लिए, अच्छा खासा कवि था मैं बैंड होके रह गया। तालियां आप बजाना कि पत्नी ने आज मुझे घर से निकाला ऐसे जैसे कोई बाबू सस्पेंड होके रह गया। और शादी वाला शौक बड़ा महंगा पड़ा है हमें, धोबी वाला कुत्ता हस्बैंड होके रह गया। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरा एक छोटा भाई है, उसके लिए मुझे उतनी ऊर्जा आपकी चाहिए। फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ऊर्जा उतनी दीजिएगा। एक पिता पुत्र का संवाद है, विरज भाषा का छंद है, मैं तो बहुत लफाजी कर सकता हूं, लेकिन मैं कविता के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूं। एक पिता पुत्र, एक बाप ने बेटे से कहा मैं तेरी शादी कराता हूं, तू दहेज कर रही मांग लेना। वो क्या मांग के ले आया, बस उस कवि की भूमिका में ये 4 पंक्तियां। और मैं असीम शुक्ला जो हमारे बीच में रीवा से आए हैं, मैं उनसे बड़ी क्षमा याचना के साथ कि मैं उनको कहाँ पढ़वाना था, लेकिन मेरी अपनी व्यवस्था थी, मैं उन्हें नहीं पढ़वा सका। लेकिन फिर भी अगर वो क्षमा करें तो ठीक, नहीं करें तो ना बुलाएं कवि सम्मेलन, मेरा क्या बिगाड़ रहा। 4 पंक्तियां सुनेगा कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो, मांगूंगो दहेज नहीं करूंगो परहेज, मोहे जितनो मिलेगो वैसे दोनों रखवाऊंगो। और बेटे का जवाब और आपकी तालियों का महोत्सव कि बेटा बोलो बाप से करा दे मेरो ब्याह बापू, मैं भी तो को एक चमत्कार दिखलाऊंगो। ओ ससुरो कहे को जो ले जाओ छोरी, लाला जी तो संग में दहेज मेरी सास मांगे लाऊंगा। अपन तो मौज मस्ती कवि है, पीछे वालों के लिए है कि इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। तुम्हारे लिए सीख है बेटा, सुनो। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। हेमंत भैया शेर सुनिएगा, बड़े मजे का शेर हो गया है कि इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। फिर एक सीख का शेर कि आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, इनके चक्कर में रहे तो चिरपिरे हो जाओगे। मुझे डर है 2-4 बच्चे सीमा की तरफ न दौड़ लगा दे। बेटा वहां सचिन पहले से ही है, हाँ लपू झन्ने था, इनने थोड़ा छोटा बोला। एक बार जोरदार तालियां गौरव चौहान के सम्मान में। बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी कविताओं से आज के इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाया है। जैसा कि महिलाओं की बात की है, मातृ शक्ति हमारे यहाँ मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, ये हमारे
जीवन का सनातन संस्कृति का सूत्र है। मैंने 4 पंक्तियां मां पर लिखी हैं। आपने बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी मां पर, ढेर सारी दुनिया भर की बहुत बड़े बड़े अलंकृत कविताएं, लेकिन एक छोटा सा हिंदी का एक बहुत मामूली सा आदमी क्या अपनी मां के प्रति क्या सोचता है कि खुशियां हैं तो गम भी हैं। जिनकी मां है वो इस बात को अच्छे तरीके से महसूस कर पाएंगे कि खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं। खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं, सर पे मां का साया है, जन्नत वाले हम भी हैं। खुशियां हैं तो गम भी हैं। मां पर बहुत अच्छी अच्छी कविता है, लेकिन आप लोगों ने जो मां को हम जीते हैं, जिन अनुभवों को दीपक जी मैंने जिया है, यादव जी आपने, अगर मेरी कविता आपको लगे कि ये कविता तो हमारे ऊपर लिखी गई है, तो मेरी कविता सार्थक सिद्ध होती है। वहां लिखता है कि कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, कभी कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर मां जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। कभी कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर मां जो बनाती थी। और मित्रों, इन 2 पंक्तियां मैं आपके हवाले करता हूं। एक गरीबी का दर्द, मेरे अपनी गरीबी का दर्द लिखा है। जिस जमाने में हम पढ़ा करते थे कि किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पैंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पैंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। और मित्रों, आपने मां की गोद में सोने का आनंद लिया है। अगर मेरी ये 2 पंक्तियां आपके दिल में ठक से लगे तो पूरा सदन तालियां बजाए। मैं अपनी नींद में, ये मां का हाथ का तकिया है और इसको महसूस कीजिए, मेरी पंक्तियां सुनेगा। मैं अपनी नींद में, ये शेर मैं मेरे छोटे भाई हेमंत को समर्पित करता हूं। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। हर घर की हकीकत बयान करता हूं मैं कि मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। मां आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। मां आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। और शेर पढ़ता हूं, सुनेगा। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो मां मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो मां मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था। मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था। मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था। मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर मां जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद।